हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसखान आईएएस। ये जो आर्टिकल है एन एलीट क्लब G7 समिट के जो आउटकम हैं और अभी जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ की जो समिट हुई है उस समिट के क्या आउटकम्स निकल कर सामने आए हैं उससे रिलेटेड है। आप इसको जीएस पेपर 2 आपकी जो टॉपिक है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया से आप इसको रिलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे इसमें थोड़ा सा अबाउट G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ये अभी क्यों न्यूज़ में है और अभी जो इस समिट से क्या मैसेज निकल कर सामने हैं उसको हम लोग बात करेंगे। अभी क्या इश्यूज़ आ रहे हैं सामने और भारत का इसमें रोल क्या है। तो इस आर्टिकल में इन 5-6 टॉपिक्स पे थोड़ी सी बात की गई है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपका एडिटोरियल है एन एलीट क्लब, एलीट का मतलब आपको पता है समाज के उच्च कोटि के लोग या फिर बहुत ही रिचेस्ट कंट्री हैं उन सब के ग्रुप को एलीट क्लब के नाम से यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं। देखो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ मतलब 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, उसी को G7 के नाम से जानते हैं। उसके बारे में राइटर कहना चाहते हैं कि इसे ज़रूरत है कि वो ज़्यादा ओपन हो, मोर ओपन हो। ओपन किन के लिए हो? ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में शामिल हों और लेक्स एक्सक्लूसिव हो, यानी जो खास है ना कि सिर्फ अमीरों की ये कंट्री है का ग्रुप है, ये लेक्स एक्सक्लूसिव होना चाहिए, थोड़ा सा कम खास होना चाहिए, आम हो, ज़्यादातर लोग इसमें क्या है शामिल हो सकें तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज जो दुनिया है ना वो इंटरलिंक्ड वर्ल्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया है और एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हम 7 कंट्रीज़ का जो एक ग्रुपिंग इस तरह से बनाते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ये राइटर की राय है और वो कहना चाहते हैं। देखो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज समिट, ऐसे समिट कवर्ड होता है। देखो, ये ऐसी मीटिंग को बोलते हैं जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी भी गवर्नमेंट के हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, ऐसी मीटिंग को समिट कहा जाता है। तो अभी जो समिट हुई है कार्बिस बे के अंदर, उससे 2 मैसेज जो कि स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर सामने आया है उसके बारे में ये राइटर कहना चाहते हैं। देखो, 2 मैसेज में पहला मैसेज है, जो मैसेज वो प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन मतलब जो अभी न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनकी वजह से आया है, और जो कि उन्होंने ये क्या किया है, कमिटमेंट किया है कि अमेरिका इज़ बैक। मतलब अमेरिका इज़ बैक कहाँ? मतलब दुनिया को वो लीड करने के लिए फिर से वापस आ चुका है। ये इशारा है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, उनकी जो पॉलिसी थी, उनका मानना ये था कि हमेशा अमेरिका ये कोशिश करता रहा है कि वो दुनिया का एक लीडर के रूप में उभरेगा और पूरी दुनिया की लीडरशिप करेगा। इससे अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा डोनेट करना पड़ता है, गरीब कंट्रीज़ को हेल्प करना पड़ता है, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये उनका मानना था। बट अभी इनका मानना है, जो कि जोसेफ बाइडेन है, इनका मानना है कि अमेरिका फिर से वापस आ चुका है कि वो लीड करेगा पूरी दुनिया को और ग्लोबल चैलेंजेस को। डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में ये जो विचारधारा थी वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गई थी। वो उनका मानना था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है कि अमेरिका हमेशा जो है लीडरशिप के लिए वर्क करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं इसमें। तो इस आर्टिकल के अंदर अब 2 मैसेज जो सामने आए हैं उसको बताया गया है। देखो कि G7 कमिटमेंट टू डोनेट 1 बिलियन। सबसे पहले तो अभी जो 7 ग्रुपिंग के जो कंट्रीज़ है, इस ग्रुप के अंदर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम है। ये सब कंट्रीज़ एलीट है। एलीट मतलब बहुत ही रिचेस्ट कंट्री का ये ग्रुप है। तो उन सब ने ये कमिटमेंट किया है कि वो 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन डोनेट करेगी पुअर कंट्रीज़ को, जो कि बहुत ही गरीब देश है, और उसमें 12 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगी। क्यों करेगी इन्वेस्ट? ये पैंडेमिक जो अभी सिचुएशन है, पैंडेमिक की वजह से, ताकि उससे रिकवरी हो जाए। और ये जो कमिटमेंट है ज़्यादा हिस्सा यूएस का होगा इसमें। ओपन सोसाइटीज़ को लेकर के जो G7 कंट्रीज़ है वो इन्होंने इनवाइट भी किया था फेलो डेमोक्रेसीज़ मतलब ऐसे कंट्री को जो जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और उसमें इंडिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है और साउथ अफ्रीका है। ये 4 कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं वो उनको एज अ गेस्ट वहाँ पे इनवाइट किया गया था। मतलब टोटल 7 और प्लस 4, ये टोटल कितने हो गए? 11 लोग हो गए, जिसमें जिस इस मीटिंग में, इस समिट में ये लोग शामिल हुए।
तो एक तो मैसेज समझ कर ये सामने आया, एक मैसेज वो स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इंडिया अमेरिका इज़ बैक, और फिर से वो फेस करना चाहता है चैलेंजेस को दुनिया की, और उसके लिए वर्क करना चाहता है। आगे देखो, एक इसी के अंदर कहा गया, इसी समिट के अंदर एक स्लोगन है G7 कंट्रीज़ का भी जो स्लोगन आया है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब एक स्लोगन नारा दिया गया है कि बिल्ड बैक बेटर। ये जो नारा था ना, ये वाइट हाउस का नारा था। ये टर्म अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए, जो कि जॉब लॉस्ट हुए थे वहाँ पे, तो उसको रिवाइव करने के लिए उस वक्त में नारा दिया गया था, जो नारा अभी भी वही दिया गया है। दूसरा सेकंड मैसेज है जिसके बारे में राइटर कहना चाहते हैं कि एक तो इन 7 कंट्रीज़ के बीच में एक कॉन्सेंसस बन गया है। कॉन्सेंसस मतलब सहमति बन गई है कि ये सातों कंट्रीज़ मिल करके काउंटर करेगी चाइना को काउंटर करेगी। और ये कैसे क्यों समझ में आया है, क्योंकि इसके अंदर 4 रेफरेंस दिए गए हैं। 4 रेफरेंस के अंदर डायरेक्टली जो है चाइना के बारे में बात की गई है। वो एक ये कि देखो, इसमें एक टॉपिक ये थी कि जो बीजिंग है, मतलब बीजिंग राजधानी है चाइना की, वो उसके आलोचना की गई है कि वो क्या कर रही है, लोगों के राइट्स को छीन रही है। स्पेशली जिंगजियान के अंदर डेमोक्रेटिक फ्रीडम छीन चुका है, हांगकांग के अंदर। तो इस पर बात हुई। दूसरी जो टॉपिक है जिसमें रेफरेंस मौजूद है चाइना का, वो है नन मार्केट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। मतलब चाइना जो है अपनी मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि नन मार्केट पॉलिसीज़ लाता है और रॉन्ग प्रैक्टिसेस करता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूट करके मार्केट को मैनिपुलेट करता है। तो ये सही नहीं है, इसमें भी चाइना का रेफरेंस मौजूद है। चाइना सी को लेकर के जो एक्शन चाइना कर रहा है, चाइना साउथ सी के अंदर, उससे रिलेटेड इशू के अंदर देखो चाइना का जिक्र है। एंड द मोस्ट और लास्ट जो है, जो जिसमें एकदम साफ रेफरेंस मौजूद है कि इन 7 कंट्रीज़ ने कॉन्सेंसस जाहिर की है, एक्सप्रेस किया है कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये जो वायरस है कोविड-19 का, ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये जो बोनहोमी है, बोनहोमी का मतलब होता है जो कॉन्सेंसस है, जो आपस में सहमति है, रजामंदी है, वो 7 कंट्रीज़ की, वो पल्पेबल है, मतलब साफ दिखता है, स्पर्श है, उसको छुआ जा सकता है, इतना साफ है वो। और डिफरेंस ऑफ कंट्राडिक्शंस ग्रुपिंग रिमेन चैलेंज। अभी जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है और कंट्राडिक्शंस हैं, कंट्राडिक्शंस का मतलब जो विरुद्ध बातें सामने आती हैं, वो भी एक तरह का चैलेंज है इन ग्रुपों के अंदर। इवन 2 डिकेड्स अगो, ये सवाल 20 डिकेड्स मतलब होता है, सॉरी 2 डिकेड्स अगो, मतलब 20 साल पहले क्वेश्चन रेज किए गए थे कि क्या ये जो ग्रुपिंग है G8, पहले 8 हुआ करती थी। 8 इसलिए क्योंकि उस समय रशिया भी इसमें शामिल था, लेकिन रशिया जो है उसे निकाल दिया गया 2014 के अंदर। वो इसलिए क्योंकि उसने क्रीमिया को हड़प लिया और इस ग्रुपिंग के विरुद्ध गया, तो उसको इस ग्रुपिंग से निकाल दिया गया। तो अभी जो ये क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि क्या ये जो ग्रुपिंग है 8 कंट्रीज़ की, जो पहले ही हुआ करती थी, वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज़ की है, और जिसमें क्या कर दिया गया है, हालांकि जो अगर अमीर बनने में जो कंट्रीज़ है जो कि बन रही हैं, वो चाइना और इंडिया भी है, लेकिन इन दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़ पे कि किसका इकोनॉमिक जो है ज़्यादा अच्छा, इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, इस पर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका कहना है कि देखो जो यूरोपियन यूनियन है, ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रुपिंग है और ज़्यादा लोग शामिल हैं, तो ये बेहतर है इस यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज़ से। फाइनली अभी जो 7 कंट्रीज़ हैं, एक्सक्लूसिवली ये जो क्लब है, खास करके क्लब है उन लोगों का जो हैप्स हैं, मतलब बहुत ही अमीर हैं, उन लोगों का है। तो इसमें एक ही बात सामने समझ में आती है कि द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट, मतलब ये 7 जो हैं इनका मुकाबला है बाकी सारे लोगों से। सीम्स एंक्रोनिस्टिक्स in a world that is much more interlinked now than in 1975। ये कहना चाहते हैं देखो अब भी जो है दुनिया जो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। जब इसका वजूद सामने आया था 1975 के अंदर, व्हेन ग्रुपिंग फर्स्ट केम अबाउट, ये कहना चाहते हैं कि देखो ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, ये वजूद में आया, मतलब इमर्ज हुआ था ये 1975 में। आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 1973 के अंदर जब इज़राइल और अरब कंट्रीज़ की वॉर हुई थी, तो उस वॉर को काउंटर करने के लिए मतलब होता है कि अरब कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए ये ग्रुपिंग
7 कंट्रीज़ का ग्रुप इमर्ज हुआ था, उसी समय ये ग्रुपिंग बना था 7 कंट्रीज़ का। इंडिया स्पेशली जो है ये गेस्ट है 7 या जी ग्रुप 7 का, जो कि समय मतलब सिंस 2003 ये गेस्ट रहा है। हैज़ ऑल्सो मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स। वहाँ पे क्या है, भारत का जो मुद्दा है वो एक इंडिपेंडेंस रहा है, स्पेशली ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के। अभी जो इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट ये महत्वपूर्ण है कि G7 ऑर्टिज जो है कम्युनिटीज क्या है, कम्युनिक्स है दैट इंक्लूडेड द गेस्ट कंट्रीज के अंदर 4 कंट्रीज और हैं, डिड नॉट मेक द सेम रेफरेंस टू चाइना एज द मेन डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली देखो इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स है जो 7 कंट्रीज ने जारी किया है, और 4 जो गेस्ट हैं उन्होंने भी एक ज्वाइंट डॉक्यूमेंट्स इशू किया है। तो इंडिया उसके बारे में कहना चाहता है कि ये जो 7 कंट्रीज़ हैं जिसमें डायरेक्टली रेफरेंस मौजूद है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, उसमें इंडिया शामिल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इंडिया नहीं चाहता है कि उसका चाइना से रिश्ता ख़राब हो, और चूँकि ऑलरेडी चाइना और इंडिया जो है एक दूसरे के प्रति वायलेंट है, तो इंडिया नहीं चाहता है कि वो चाइना से रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसीलिए ये कहना चाहता है कि जो अभी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर चाइना को काउंटर करने की बात जो कही गई है ये इंडिया की तरफ से नहीं है। ये राइटर स्पेशली इसमें कहना चाहते हैं, चूँकि इंडिया ने मेंशन किया है कि जो इस सेशन के अंदर और मीटिंग के अंदर जो बातें हुई है वो बात हुई है, टॉपिक है पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को लेकर के। इंडिया ने भी वॉइस कंसर्न्स, इंडिया ने अपनी आवाज़ उठाई है कुछ क्लोजेस को लेकर के, जैसे ओपन सोसाइटीज़ को लेकर के अभी जो है आजकल बढ़ रहा है राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म। देखो ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो चाहे मनमानी रूप से वर्क करे, मतलब जहाँ पे फ्रीडम कम हो और ब्यूरोक्रेटिक पावर ज़्यादा चलता हो, तो उसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन रिजीम, ऑथोरिटेरियनिज्म भी आप उसको बोल सकते हो। तो जैसे कि इस बात हुई है नेट शटडाउन्स के बारे में, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, राइट्स का वायलेशन हुआ है, इन सब के बारे में बात हुई है, ये कहा गया है। और ये जो अभी एक बात देखो, ये आगे कहा गया है कि मोदी एरियाज़ वेयर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑफन बिन क्रिटिसाइज इटसेल्फ। ये कहा गया कि देखो इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो अगर देखा जाए तो इंडिया खुद इसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यानी नेट को लेकर के इंडिया के अंदर ऐसे आप देखोगे तो 2020 के अंदर अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेट बंद रहे हों और नेट शटडाउन हुआ हो तो वो इंडिया ही है। तो एक अलग कंसर्न है, मोदी गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्रिटिसाइज़ की जाती है। देखो मोदी एड्रेसिंग द सेशन ऑन ओपन सोसाइटी, देखो ओपन सोसाइटीज़ को लेकर के मिस्टर मोदी ने कहा था कि इंडिया जो है नेचुरल एलाय है। नेचुरल एलाय है मतलब मोदी ये कहना चाहते थे कि देखो ये जो G7 कंट्रीज़ है ना, ये इसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ये, और इंडिया जो है वो तो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है बल्कि दिस इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये जो है सबसे बड़ा एलाई है इस G7 का, इस G7 कंट्रीज़ का।